हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिबेट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट। मोस्ट अवेटेड वीडियो है ये। बहुत सारे बच्चों ने मेरे से डिमांड की कि इस पे वीडियो बनाइए, ये हमें समझाइए प्रकृति बनाम पोषण ये क्या है। आप लोग पढ़ते हैं किताब में पर प्रॉपर समझ नहीं बन पा रही है, तो मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो में आपको ये डिबेट क्लियर कर सकूं। इस पे बहुत ज़्यादा मटेरियल मैंने नहीं बनाया, मतलब रिटर्न में पीपीटी बहुत प्रॉपर नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगी इसको प्रॉपर कि क्या है ये डिबेट, क्योंकि समय कम है, एग्ज़ाम पास है, तो बहुत ज़्यादा पीपीटी मुझे प्रॉपर बनाने का समय नहीं है। लेकिन आप लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे कि क्या है ये डिबेट्स। मानव विकास की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग ओपिनियन आते हैं। हमने मानव विकास का अर्थ पढ़ा, हमने देखा कि लोग वृद्धि से उसको कंफ्यूज करते हैं, लेकिन वृद्धि और विकास बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। उसके बाद हमने उसके आयाम देखे, उसके बाद हमने विकास की विशेषताएं देखी कि कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो विकास को एक यूनिवर्सल अवधारणा बनाती हैं कि सब जगह विकास में ये विशेषताएं आपको मिलेंगी मिलेंगी। उसके बाद हमने विकास के विभिन्न चरण देखे। वो भी आप देखिए कि हर मनुष्य के लिए सेम ही होंगे, है ना, कुछ भी स्किप नहीं हो सकता। वो हर मनुष्य इन अवस्थाओं से होकर गुजरता ही गुजरता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अलग अलग तरह से मानव विकास को डिफाइन करते हैं, है ना। जैसे कि जब मानव विकास की बात आती है तो कई लोग कहते हैं कि जो मानव विकास है वो नेचुरली होता है ना। पहली डिबेट की मैं बात कर रही हूँ, नेचर वर्सेस नर्चर। यानी कि कई लोग कहते हैं कि मानव विकास नेचुरल है और जैसा प्रकृति ने बनाया है वैसा ही हो रहा है, या जो प्रकृति कर रही है बस वही विकास हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक तबका ऐसा है जो ये मानता है कि नर्चर का भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। नर्चर मीन्स पालन पोषण करना। तो पालन पोषण करने का भी अलग अलग रोल होता है, मतलब काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है अगर हम देखें। पोषण शब्द का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति से है, पालन पोषण जिसे हम कहें नर्चर, है ना। और नेचर प्रकृति को हम एक व्यक्ति के वंशानुक्रम, जीन, जैविक प्रक्रिया, परिपक्वता आदि के रूप में समझ सकते हैं, है ना। जो भी उसके शरीर की जो भी जैविक प्रक्रियाएं हैं, जो भी नेचुरल चीजें हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, वो हम नेचर की बात करते हैं। और नर्चर में क्या आती हैं, जो भी आवश्यकताओं की पूर्ति हम बाहर से करते हैं। तो ये एक बड़ी डिबेट का विषय है कि मानव विकास पर नेचर का ज्यादा प्रभाव है या नर्चर का ज्यादा प्रभाव। ठीक है, ये भी वही है, नेचर में जेनेटिक्स आते हैं। तो नेचर वाले लोग जो कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि नेचर का ज्यादा प्रभाव है, वो ये कहते हैं कि अवर जेनेटिक्स डिटरमाइन अवर बिहेवियर। हमारे जेनेटिक्स हमारा बिहेवियर डिसाइड करते हैं। अवर पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड एबिलिटी आर इन अवर नेचर। यानी हम जो भी हैं एज ए पर्सनैलिटी, या हमारी जो भी एबिलिटी है वो हमारे नेचर में होती है। यानी हम जब पैदा होते हैं तो हम इन खूबियों के साथ या कमियों के साथ पैदा होते हैं। हमें कोई भी एक्सटर्नल चेंज नहीं हो सकता, ये हमें जेनेटिक रूप से ये चीज़ें मिली होती हैं। और जो भी हम व्यवहार करते हैं वो जेनेटिक रूप से होता है। नेचर वाले लोग ये कहते हैं। नर्चर वाले लोग क्या कहते हैं, नर्चर वाले लोग कहते हैं, पालन पोषण वाले लोग, वो कहते हैं अवर एनवायरमेंट, अपब्रिंगिंग एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस डिटरमाइन अवर बिहेवियर। वो कहते हैं कि हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारे आसपास का वातावरण है, हमारा पालन पोषण, हमारी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, हमें कैसे पाला गया है, और हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस, हमारे जो जीवन के अनुभव है, वो ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा हो। जबकि नेचर ने कहा था कि जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं हमारे बिहेवियर को, वहीं नर्चर वाले कहते हैं कि हमारी अपब्रिंगिंग और हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस डिटरमाइन करते हैं हमारे बिहेवियर को। वी आर नर्चर टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। हम इस तरह से पाले जाते हैं कि हम एक अलग तरह से व्यवहार कर सके। इसका क्लासिक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जब आप किसी बच्चे को, मान लीजिए वो किसी एक जगह पैदा हुआ और हम उसको दूसरी जगह पालने के लिए छोड़ दें, है ना, तो आप देखेंगे कि उस पे प्रभाव आपको कहाँ का दिखेगा, जिस वातावरण में उसे पाला गया या उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, इससे वो बहुत प्रभावित होता है। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, है ना, मोगली का सुना है, सबने देखा है कि वो जंगल में रह जाता है तो वो जानवरों की तरह ही उनकी भाषा भी सीखता है, उन्हीं की तरह रहता है ना, उन्हीं की तरह व्यवहार करता है। तो ये एक एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल है नर्चर का, कि
जिस जगह हम रहते हैं, जो हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम पर उसी का ही पूरी तरह प्रभाव पड़ता है। तो ये है नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट। ठीक है, नेचर वाले कहते हैं कि नहीं, नेचुरल है सब कुछ, हमारे जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो पैदा होने के साथ ही हम जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। लेकिन नर्चर वाले कहते हैं कि नहीं, हमारे एनवायरनमेंट का, हमारे अपब्रिंगिंग का और हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस का हमारे व्यवहार पे और हमारे नेचर पे फर्क पड़ता है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर इसका जवाब क्या है। नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट है, तो कई लोगों को क्लियरली लग रहा होगा कि नर्चर जीत गया, कई लोगों को लग रहा होगा नहीं, नेचर। लेकिन अगर हम देखें तो एक मानव के विकास में दोनों का ही इक्वल रोल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें जेनेटिक ही हमारे को प्राप्त होती है ना। जैसे मान लीजिए, आप देखिए कई ऐसी व्यवहार होते हैं जो हम जेनेटिक, मतलब बचपन से हम सीखते आए हैं, है ना। या फिर आप देखिए कि कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो अगर आपको हमारे पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को होती हैं, तो वो हमारी जनरेशन तक भी आती है। तो वो जेनेटिक बीमारियां जिन्हें हम कहते हैं, तो वो नेचर से ही आ रही है, तो उसमें तो नर्चर का कोई रोल नहीं है। या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नेचर से ही आती हैं, है ना। जैसे अगर आप कोई पर्टिकुलर जगह पर देखें, जैसे अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, है ना, तो जैसे वहाँ के अगर आप बॉडी स्ट्रक्चर देखें या फेस स्ट्रक्चर देखें, तो नॉर्थ या साउथ इंडिया से थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। आंखें जैसे थोड़ी छोटी होंगी, तो ये नेचर है ना। ये नेचर, नेचुरली वो ऐसे पैदा हो रहे हैं, है ना। नर्चर क्या है कि अगर कहीं और आपको पाला गया, तो वहां आप वहीं के मतलब रंग में रंगने की बात हो जाती है, जैसे है ना, वहीं की आपने भाषा सीख ली, वहीं का पहनावा सीख लिया, ये नर्चर है। तो किसी भी मनुष्य के विकास में इन दोनों का ही इक्वल रोल है। ये है नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट। अब दूसरी डिबेट जो हमारी आती है वो आती है कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, ये बेसिकली स्टेज थ्योरी के संदर्भ में, अभी हमने पढ़ी नहीं है थ्योरी कोई भी, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे आगे स्टेज थ्योरीज, मतलब जो भी डेवलपमेंट थ्योरी होती हैं। तो कॉन्टिन्यूटी वाले लोग कहते हैं, अब ये भी वैसे ही है ना, दिस वर्सेस दिस। कॉन्टिन्यूटी वाले लोग जो है वो कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो लगातार होता है ना, उसमें ऐसी कुछ स्टेज नहीं होती। ऐसे क्या है कि अभी इस स्टेज पे थे, फिर दूसरी स्टेज पे आ गए, फिर तीसरी स्टेज पे आ गए, है ना। जैसे अगर मैं पिछले वीडियो की बात करूं, तो हमने देखा कि शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है, उसके बाद किशोरावस्था में भी परवर्ती और उत्तर किशोरावस्था आ गई, फिर वयस्कावस्था आ गई, है ना। तो एक हमने स्टेज में डिवाइड कर लिया। ऐसे बहुत सारे थ्योरिस्ट है जिन्होंने स्टेज थ्योरीज दी हैं। आगे मैं जब एरिक्सन और कोलबर्ग के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, तो आप देखिएगा, आपने इतना तो पढ़ भी लिया होगा कि जो एरिक्सन की थ्योरी है उसने 8 स्टेजेस में वो थ्योरी दी है ना। तो वो स्टेजेस में बताया कि इस साल से इस साल तक बच्चा इस स्टेज पे है, पहली स्टेज फॉर एग्जाम्पल। फिर कुछ आगे बढ़ा तो दूसरी स्टेज पे आ गया। लेकिन कॉन्टिन्यूटी वाले इसको मना करते हैं, विरोध करते हैं इसका। वो कहते हैं नहीं, डेवलपमेंट जो है वो रिलेटिवली स्मूथ प्रोसेस है। वो ऐसा नहीं है कि स्टेज अभी आज ये स्टेज खत्म हो गई, कल दूसरी स्टेज में बच्चा पहुंच गया, ऐसा नहीं होता। स्टेज जो है वो मतलब बच्चे की डेवलपमेंट स्मूथली हो रही है, लगातार हो रही है। डेवलपमेंट इज ए रिलेटिवली स्मूथ प्रोसेस विदाउट शार्प और डिस्टिंक्ट स्टेजेस थॉरो विच एन इंडिविजुअल मस्ट पास। यानी कि कोई भी जो व्यक्ति है वो ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्टेजेस से गुजर कर जा रहा है, वो लगातार एक डेवलपमेंट के प्रोसेस में चल रहा है। ठीक है, जबकि डिसकॉन्टिन्यूटी वाले जो मैंने आपको बता दिया, वो क्लियर कट स्टेजेस बना देते हैं। डेवलपमेंट इज ए सीरीज ऑफ discrete stages, each of which is characterized by at least one task that an individual must accomplish before progressing to the next stage. स्टेज थ्योरी अगर आपने पढ़ी हो, तो आप देखेंगे कि हर एक स्टेज में एक करेक्टर बना दिया जाता है, करेक्टरिस्टिक्स बना दिया जाता है कि अगर बच्चा इस स्टेज में है तो वो ये मास्टर कर लेगा, दूसरी स्टेज में आया तो वो ये दूसरी चीज मास्टर कर लेगा, तीसरी स्टेज में आया तो तीसरी चीज मास्टर कर लेगा। तो ऐसे करके अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग चीजें वो मास्टर करता जाता है। कॉन्टिन्यूटी वाले इसका विरोध करते हैं, वो कहते हैं ऐसा नहीं होता कि एक स्टेज में बच्चा एक ही चीज सीखेगा, बहुत सारी चीजें सीखता है। हो सकता है ना भी सीखे, अगली स्टेज में जाके सीखे, या हो सकता है पहली 2 स्टेज में वो चीजें सीखे ही ना, तीसरी स्टेज में आके सीखे।
तो कॉन्टिन्यूटी वाले इस तरह से कहते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट इज ए मैटर ऑफ क्वांटिटी, द ओल्डर द चाइल्ड इज मोर स्किल दे डेवलप। अब कॉन्टिन्यूटी वाले कहते हैं कि ये क्वांटिटी के ऊपर है ना, जैसे जैसे बच्चा ज्यादा ज्यादा बड़ा हो जाएगा वो ज्यादा ज्यादा स्किल सीखता है। ऐसा नहीं है कि एक स्टेज में कुछ सीखा, दूसरे में कुछ सीखा, तीसरे में कुछ सीखा, नहीं। हो सकता है जब वो चौथी या पांचवी स्टेज में आए तो वो कुछ तीन चार चीजें एक साथ सीख ले, बहुत बड़ी चीजें मास्टर कर ले, ठीक है। जबकि डिसकंटिन्यूटी वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि चिल्ड्रन पास थ्रू क्रिटिकल पीरियड्स इन डेवलपमेंट। फर्स्ट फाइव, जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं फर्स्ट 5 ईयर ऑफ लाइफ लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, यानी वो एक बहुत ही क्रिटिकल एक सेपरेशन बना लेते हैं, है ना, एक स्टेज में बांट देते हैं। पहले 5 साल बच्चा भाषा सीखेगा, अगले 5 साल बच्चा फिजिकल एक्टिविटी या स्कूलिंग में अपना ब्रेन डेवलप कर रहा है, अगले 5 साल फिर फिजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है ना। तो इस तरह से डिवाइड कर दिया। तो ये है कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी की डिबेट। अब इसमें फाइनली क्या निकल के आता है, फाइनली तो देखा जाए कुछ चीजें बच्चा ऐसा है जो स्टेज के हिसाब से सीख सकता है, और कुछ चीजें बच्चा कॉन्टिन्यूएशन में ही सीखता है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर भाषा की बात करें तो हमें शायद थोड़ा दिख जाए कि बच्चा 2.5-3 साल का होते होते काफी लैंग्वेज सीख लेता है, और उसके बाद उतना लैंग्वेज डेवलपमेंट हमें नहीं दिखता। मदर टंग की मैं बात कर रही हूँ, है ना, दूसरी तीसरी लैंग्वेज सीखेगा वो अलग बात है, लेकिन मदर टंग वो एक 5 साल तक बहुत कुछ सीख चुका होता है, उसके बाद तो शायद ही बहुत कम सीखेगा। तो ये एक स्टेज के हिसाब से हो गया, है ना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो लगातार होती रहती हैं, है ना। हमने बहुत सारे डेवलपमेंट पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल सोशल डेवलपमेंट ले लीजिए, तो वो लगातार बच्चा जैसे जैसे अलग अलग उसका एक्सपोजर बढ़ता जाता है, वो फैमिली के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, फिर पड़ोसियों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, स्कूल में इंटरेक्ट कर रहा है, स्कूल भी कई बार बच्चों के चेंज होते हैं तो उसमें वो अलग अलग टाइम पे इंटरेक्ट कर रहा है। तो वहां पे हम देखेंगे कि कोई क्लियर कट स्टेजेस नहीं मिलती, है ना, वो लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार वो कुछ कुछ सीखता जा रहा है, विकसित करता जा रहा है। तो सेम वही चीज आप इस डिबेट में भी बोलोगे। उसके बाद थर्ड डिबेट आती है हमारी यूनिवर्सल वर्सेस कॉन्टेक्सचुअल। यूनिवर्सल का मतलब सार्वभौमिक और कॉन्टेक्सचुअल का मतलब है संदर्भगत, है ना। यूनिवर्सल का मतलब ये है कि जो विकास होता है वो यूनिवर्सल अवधारणा है, यानी कि सार्वभौमिक अवधारणा है जो हर जगह एक जैसी दिखेगी। अगर हम भारत की बात करें, हम अमेरिका की बात करें, हम कहीं अफ्रीका की बात करें, तो हर जगह हमें एक जैसा जो विकास है वो मिलेगा। यूनिवर्सल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, हर जगह सेम चीज मिलेगी। लेकिन अगर हम कॉन्टेक्सचुअल की बात करें, कॉन्टेक्सचुअल वाले जो थॉट थॉट रखने वाले हैं वो क्या कहते हैं कि नहीं, जो विकास है वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, संदर्भ पे डिपेंड करता है। यानी कि कोई व्यक्ति किस जगह रह रहा है, ठीक है, क्या कहाँ पे रह रहा है, क्या संदर्भ है उसका आसपास, तो वो उस चीज का फर्क उसके डेवलपमेंट पे पड़ता है, ठीक है। यूनिवर्सल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट दैट डेवलपमेंट अकर्स इन रिलेटिवली सिमिलर मैनर फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, ठीक है, सभी के लिए एक समान डेवलपमेंट होता है। और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट दैट डेवलपमेंट में वेरी सिग्निफिकेंटली एंड डज नॉट अकर सिमिलरली फॉर ऑल इंडिविजुअल, क्योंकि ये वाला थॉट मानता है कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अलग अलग डेवलपमेंट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लीजिए कोई छोटे बच्चे हैं 5-6 साल के, तो अगर आप नॉर्मल एक फैमिली का बच्चा देखेंगे, मिडिल क्लास फैमिली का जो स्कूल जाता है और घर में उसको सारी फैसिलिटीज मिली हुई हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो वो नॉर्मल कैलकुलेशन में नॉर्मल होगा, ठीक है, और नॉर्मली सारे काम करेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई जैसे आपने कभी देखा हो बाहर सब्जी वाले, कोई सब्जी वाले हैं, कोई लोकल वेंडर होते हैं, बच्चे कई बार बैठे होते हैं, है ना, वैसे तो इलीगल है लेकिन फिर भी होता है ये काम। तो उनकी कभी आप कैलकुलेशन नोट करना, वो इतनी शार्प कैलकुलेशन करते हैं, और उनका मतलब वो मतलब जैसे 350 ग्राम 150 ग्राम, वो इतने इतने अमाउंट का शायद हमें भी टाइम लगे प्रोसेस करने में कि कितने का हुआ। इस हिसाब से अगर 20 रुपए किलो कुछ चीज है तो 350 ग्राम कितने का हुआ, तो वो हमें बड़ा टाइम लगेगा प्रोसेस करने में, वो क्विकली बता देते हैं। तो ये है कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक डेवलपमेंट, जहाँ पे बच्चा जिस
कॉन्टेक्स्ट में रह रहा है, जो रोज रोज वो काम कर रहा है, उसका प्रभाव उसके डेवलपमेंट पे पड़ रहा है। आप देखिए उसका माइंड कितना शार्प है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना अच्छा हुआ उस बच्चे का। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो ये है यूनिवर्सल वर्सेस कॉन्टेक्सचुअल की डिबेट। तो ये डिबेट बेसिकली, अब इसमें भी वही सवाल कि कौन सा आपको लगता है कि ज्यादा ठीक है, तो दोनों ही चीजें हैं। कुछ चीजों में आपको यूनिवर्सल डेवलपमेंट मिल जाएगा, जैसे अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो ज्यादातर शारीरिक डेवलपमेंट एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है ना। हर जगह बच्चा पैदा होगा तो वो छोटा ही होता है, फिर धीरे धीरे वो बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है ना, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है। तो ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर जैसे मैंने आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एग्जांपल दिया, या सोशल डेवलपमेंट या इमोशनल डेवलपमेंट की मैं बात करूं, तो वो एक कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक डेवलपमेंट हो सकती है। या भाषा की बात करूं, मान लीजिए किसी सोसाइटी में या किसी घर में, मान लीजिए पेरेंट्स अलग अलग कम्युनिटी से है ना, मान लीजिए मदर बंगाली है और फादर पंजाबी है, तो बच्चा वो दोनों लैंग्वेज सीख लेगा ऑटोमेटिकली, इन कंपेयर टू जहाँ पे एक बच्चा सेम सिर्फ एक ही भाषा जानता है एक घर में, वहाँ पे ये बच्चा दो भाषाएं सीख लेगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक डेवलपमेंट है, उसका भाषाई विकास उस दूसरे बच्चे से ऑब्वियसली ज्यादा ही मिलेगा। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख कर आ सकते हैं। जब भी ये डिबेट अगर आएंगी तो आप इसका जवाब, पहले आप डिबेट के बारे में लिखिए, यूनिवर्सल वर्सेस कॉन्टेक्स्ट डिबेट है क्या, इनके एग्जाम्पल दीजिए साथ साथ, और फिर अपना ओपिनियन दीजिए एंड में कि आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सल जो डेवलपमेंट है वो यूनिवर्सल है या कॉन्टेक्सचुअल है। बहुत क्लियर कट आप किसी तरफ मत झुकिएगा कि यूनिवर्सल है या कॉन्टेक्सचुअल है। आप बस बैलेंस करके लिख के आइए, क्योंकि आप देखिए कोई भी डेवलपमेंट क्लियर कट यूनिवर्सल भी नहीं है, क्लियर कट कॉन्टेक्सचुअल भी नहीं है। तो इस तरह से इसको आप आंसर कीजिएगा तीनों डिबेट्स को, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में थ्योरीज पे डालूंगी, एरिक्सन थ्योरी और कोलबर्ग थ्योरी। थैंक यू।